मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, इस वाले केस में क्या हुआ, जब इस केस में एस बना, एस बनने का मतलब देख रहे हो आप, करंट की डायरेक्शन देख रहे हो, जिस एरो को मैं डार्क कर रहा हूं, ये क्यू से अंदर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, देखो पी आर क्यू, तभी तो अंदर जाएगी। किसी का समझ आया? बेटा मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ भाई भैया। ठीक है, तो यहां से ये डायरेक्शन बनी, इस डायरेक्शन को बाहर लाने वाला लूप समझ लो बच्चों, क्योंकि बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ इस लूप पे ये आया क्यू से और ये इधर गया, तो डायरेक्शन बनती है क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये लूप बनता है आपका। दूसरे वाले केस में पीछे नॉर्थ बना है, आगे तो बना ही नहीं, आगे जो साउथ बना है वो नहीं बना, पीछे नॉर्थ बना है। ठीक है, जो पीछे नॉर्थ बना है ना, उस वाले केस को देखो आप। नॉर्थ का मतलब क्या है, करंट बाहर आ रहा है, और करंट अगर बाहर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, देखो एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड। इस वाले में क्या था, क्यू पी आर। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। ठीक है, अब इस केस को देखो, इस केस में आपको ये पढ़ना है, टैपिंग की जस्ट क्लोज। टैपिंग की जस्ट क्लोज का मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट इंक्रीज करा, करंट इंक्रीज करे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे, कुछ भी इंक्रीज करे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इनमें से कोई भी चीज इंक्रीज करे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैंने बताया था। यस सर। अब जरा इसमें इंड्यूस, यहाँ पे नॉर्मल करंट की डायरेक्शन देखना, ये एरो नॉर्मल करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। इसको मैं कह सकता हूं क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक्स वाई जेड। यस सर। देखो एक्स वाई जेड, क्लियर? यस सर। अब जरा इस पे आना, ये केस देखो, इस केस को देखो, इस केस में एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है और यहां पर ये लूप दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लूप में कोई की वगैरह क्लोज नहीं हो रही, रेओस्टेट लगा हुआ है। रेओस्टेट का मतलब बताता हूं मैं आपको, रेओस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। और अगर किसी की रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। अब मेरी बात सुनो, ये आपको ब्लू कलर का रेजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इस तरफ जाता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, क्योंकि रेजिस्टर का जो हिस्सा है वो कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है तो करंट इंक्रीज करता है, और करंट इंक्रीज करता है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इस वाले केस को समझो। अब तुम्हें डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी करंट की, करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी जेड बाई एक्स। इस केस में टैपिंग की जस्ट रिलीज की गई है, टैपिंग की जस्ट रिलीज का मतलब है करंट डिक्रीज कर रहा है, गिर गया। करंट डिक्रीज कर गया। अगर करंट डिक्रीज कर गया तो डायरेक्शन सेम रहेगी। अच्छा, अब मुझे तो पता होना चाहिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, ये बात ठीक है। और यहाँ पर भी डायरेक्शन, हाँ, और ये दिखाई दे रहा है ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एक्स आर वाई। लास्ट केस एफ, इसके अंदर करंट जो है लूप से परपेंडिकुलर है,
जो लूप है उसके नॉर्मल और करंट की डायरेक्शन सेम है। लूप के एरिया का नॉर्मल और करंट की डायरेक्शन सेम है, या आप यूँ कह सकते हो जो लूप है उसके करंट के साथ डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट पैदा ही नहीं होगा। डायरेक्शन की तो बाद में बात करेंगे। अगर इंड्यूस करंट और करंट पैरेलल हो तो करंट पैदा होता है। इंड्यूस करंट और करंट परपेंडिकुलर हो तो करंट इंड्यूस नहीं होता। ठीक है। सर ये वाला केस दोबारा बता दो। लास्ट वाले केस में तेरे को बस ये समझना है, जिस कॉइल में करंट इंड्यूस होना है अगर वो करंट के साथ परपेंडिकुलर है तो उसमें उस कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा। मान लो ये कॉइल होती जो अभी तक थी सारी, ये पैरेलल है ना एक दूसरे से, देख, यस सर। तो करंट इंड्यूस होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होती है तो करंट इंड्यूस नहीं होता। ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये जो कॉइल है ये उससे परपेंडिकुलर है तो करंट इंड्यूस नहीं होता। ठीक है सर, समझ। करंट अगर करंट इंड्यूस ही नहीं होगा तो मैं डायरेक्शन की बात क्यों करूंगा। ठीक है। यस सर। डी पार्ट बता दो एक बार। भैया फिफ्थ पार्ट बता दो एक बारी। फिफ्थ पार्ट या डी पार्ट, किसने डी पार्ट पूछा है? बी, ये यस सर। ये इसमें D, कौन D, होता है नाम बता। अरे ये बेटा नहीं सर, डी तो, डी वाला। तो डी तो निकाला था। देखो डी पार्ट में रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेट। ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यूज लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सिचुएशंस डिस्क्राइबिंग बाय द फिगर दिस एंड दैट। देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हें। पहले में एक इररेगुलर सी शेप है जो कन्वर्ट हो जाती है एक सर्कुलर शेप में। ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या, फर्स्ट केस में एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाला एरिया इंक्रीज कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर गई इस लूप के अंदर आने वाली, यानी कि फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। और मैंने आपको कल बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड या एरिया कुछ भी इंक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन में। अब जरा ध्यान दो, यहाँ आपको क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज करा है इसमें। कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड केस देखो क्या कहता है। सेकंड केस में ये पहले एक सर्कुलर शेप में था, इसका एरिया इतना था, फिर इसको मैंने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया तो एरिया डिक्रीज कर गया। इस केस में एरिया डिक्रीज कर गया, मैग्नेटिक फील्ड जो इस लूप के अंदर आ रही है वो भी डिक्रीज कर गई, यानी कि फाइनली मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर गया। तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। आपको एक डॉट दिखाई दे रहे हैं, मैंने बताया था डॉट का मतलब होता है इनवर्ड, और इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं राइट हैंड आउटवर्ड, सॉरी डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस, देखो करंट जो है उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस बार इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही। देखो दोनों केस में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में एरिया इंक्रीज करा था इसलिए करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई थी। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी, इनवर्ड के लिए क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होती है, और क्लॉकवाइज का उल्टा करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड केस में डॉट था, डॉट का मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखूंगा तो सेम रही क्योंकि एरिया डिक्रीज करा है। तो अब हम बात कर रहे हैं
मोशनल ईएमएफ की। ठीक है, तो कंसीडर करा हमने एक ऐसा रीजन जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आउटवर्ड है, डॉट का मतलब आउटवर्ड। ठीक है, थोड़ी बड़ी डॉट बना लेते हैं। एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये इस कॉइल का एक पार्ट मूवेबल है। ये अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, ठीक है, तो सी डी कॉइल मूवेबल। ठीक है, देखो ए बी सी डी, इसमें जो आपकी सी डी कॉइल है वो मूवेबल है और वो मूव करके बाहर की तरफ आ गई। अच्छा, अब कॉइल कहाँ मूव करेगी? जैसे आपने कहा कि भैया कॉइल ना मूव करके बाहर आ गई, तो इसका मतलब यह है कि फोर्स बाहर लग रही है। ठीक है, अच्छा अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल, सॉरी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है ये अगर आपकी फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैंने आपको बताया था, दोनों ही बनाया था मैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट। ठीक है, यह है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें थंब होता है फोर्स, फर्स्ट फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फिंगर होता है करंट। इसी तरीके से दूसरा आता है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। होती है फर्स्ट फिंगर। ये बताया था ना बेटा आपको डायरेक्शन चेक करने के लिए, जब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों चीजें कंसीडर की जाए तो हम इन दोनों रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल। अब वो कहता है पहले तो यहाँ पे करंट बनाओ आप, इसमें इसके अंदर अगर मैं करंट बनाता हूं तो देखो कैसे लगेगा। मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड, फोर्स ये रहा, तो करंट ऊपर जा रहा है। आप सब बच्चों एक बार चेक कर लो कि क्या आपसे भी करंट ऊपर ही जा रहा है। इसी केस के अंदर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे। राइट हैंड रूल में आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो ऊपर होनी चाहिए, आउट ऑफ द पेपर, फोर्स होनी चाहिए राइट की तरफ, तो ऑटोमेटिकली करंट आएगा नीचे की तरफ। ये जो करंट है ये इंड्यूस करंट है। अब आप देख लो करंट और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बताया था यहां पर जो एरिया था पहले, देखो पहले ये एरिया था जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा। मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। पहले ये एरिया था जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा था, देखो अब ये एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो मुझे ये बताओ अब एरिया इंक्रीज करा है कि नहीं करा तुषार? जी भैया। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो एरिया इंक्रीज करा है, अगर एरिया इंक्रीज करा है तो फ्लक्स इंक्रीज करा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज करा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होनी चाहिए। ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन क्या थी? मैं इसे दिखा देता हूँ पिंक कलर से। ओरिजिनल कलर की डायरेक्शन जो थी वो थी एंटी क्लॉकवाइज, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, वो है क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? भैया इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड से आएगा ना?
हाँ, इंड्यूस करंट राइट हैंड थंब रूल से आएगा और नॉर्मल करंट लेफ्ट हैंड से आएगा। ट्राई कर लो अपना आराम से, 2 मिनट और ले लो। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात करी फ्लक्स की। फ्लक्स क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको फर्स्ट चैप्टर से ही, ये थीटा, ये एंगल एरिया के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होता है। तो अब ये मत कहना कि भैया यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एरिया का नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चे गलत कर देते हैं। ये गॉस थ्योरम से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये थीटा जो है नॉर्मल के और मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो फ्लक्स क्या आएगा आपका? बी ए। अच्छा जी, ठीक है, बी आ गया फ्लक्स। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर फ्लक्स तो बी ए है, अगर इसको मैं चेंज इन लेंथ कह रहा हूं dx, ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? b इंटू एरिया को लिख सकते हो आप लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? लेंथ में कोई चेंज आया ही नहीं, वो पहले भी एल थी और अब भी एल है, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो गया? बी एल डी एक्स। हमने लास्ट क्लास में करा था कि ईएमएफ होता है फैराडेज के लॉ के हिसाब से माइनस डी फाई बाई डी टी, और माइनस आता है लेंज लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो माइनस डी बी एल डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं मैं एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप जानते हो कि क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वेलोसिटी। तो एएमएफ क्या आ गया आपका? बी एल बी। बी है यहाँ पे वेलोसिटी, जिससे मूवेबल कॉइल मूव कर रही है। तो ईएमएफ आपका डिपेंड करेगा बी एल बी पे माइनस, ठीक है। ये बात ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसका केस ये वाला लेता हूं, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर से वही आउटवर्ड है, कांस्टेंट है, लेकिन इस बार एरिया डिक्रीज कर रहा है। ये जो वायर थी ना, मूवेबल वायर, ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया मैंने। फोर्स कहाँ है? टुवर्ड्स लेफ्ट। फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, यानी कि फोर्स मतलब आपका थंब। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो करंट नीचे की तरफ होगा। करंट जो होगा आपका वो नीचे की तरफ होगा। दूसरी बात, इंड्यूस करंट किधर होगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है? फोर्स थंब है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा? इंड्यूस करंट। उसको चेक करो और मुझे बताओ। आप सुनो, अच्छा अभी तो हमने आपका निकाला ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी एल वी। एक चीज, अच्छा अगर मैं इसको यही छोड़ देता बी एल डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो क्या मैं इसको डी एरिया कह सकता था? मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन सरफेस, यानी कि एरिया बाय डी टी। इसे क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ सरफेस या एरिया। तो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया। अब एक मेरी बात सुनो, एक केस लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी का। क्या एग्जाम्पल है? एक कॉइल है,
ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। मैग्नेटिक फील्ड आधा एरिया ही कवर करती है इसका। मतलब अगर इस पे मैं कोई मूवेबल कॉइल मूव कराऊं, ये है मूवेबल कॉइल जो पिंक कलर की बनाई है, ये मूव करेगी ऐसे पहले, फिर वापस जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये कॉइल मूव करती है आपकी ऐसे, देखो धीरे 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 करके इधर आई, जब तक यहाँ तक आती है तब तक तो एरिया इंक्रीज कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एरिया तो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं कर रही, तो कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ तक, फिर ये वापस, ठीक है। अब वो कुछ चीजें पूछता है कि भाई किस किस चीज में चेंज आएगा, बताते हैं हम आपको। देखो भाई, राहुल कह रहा है कि भैया आप ना ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पार कैसे लेके जा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के। अब ये कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही लगानी है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देख राहुल, मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है करंट। क्या मिल रहा है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, यही तो कर रहे हैं हम। हमने पीछे क्या करा था, मोशनल ईएमएफ करा था, है ना। अब देख एक बात सुन, अब तू कह, अब अगर तू कहे कि भैया आपने ईएमएफ निकाल लिया, ईएमएफ से करंट निकाल के दिखाओ, तो क्या दिक्कत है, आर से डिवाइड कर दो, करंट आ गया, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे, करंट मुझे डेवलप होगा, इसको तो मैं हाथ से मूव कराऊंगा या किसी भी चीज से मूव कराऊंगा। तुम्हें पता है जनरेटर जो होते हैं उसमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बोलो, हाँ पेट्रोल जी की, भैया। हाँ, या ओशन थर्मल एनर्जी, वो सब वो जनरेटर ही तो होते हैं, तो उनको मूव कराया जाता है। अच्छा, अब मैं दोबारा पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगर ये मूव कराते कराते मैं यहाँ तक ले आया, तो एरिया के अंदर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं यहां तक लाया तो कोई एरिया, एरिया तो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं इंक्रीज कर रही। मैं इनको पॉइंट दे रहा हूं, ये है 0, ये है बी, ये है 2B, ठीक है। अब चीजें देखना बेटा, क्या क्या चीजें बदलेंगी। अगर मैं आपसे कुछ एक्सप्रेशन बनाने को कहूं, जैसे फ्लक्स कैसा रहेगा, देखो बच्चों, इस केस के अंदर फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया और कॉस थीटा। मैंने बताया थीटा तो आपका 0 आ रहा है परपेंडिकुलर होने की वजह से, यानी कि बी ए, ठीक है। फिर बात आती है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बटे में टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इधर आओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कुछ पॉइंट बनाए मैंने ग्राफ को समझाने के लिए, एक है 0, एक है बी, एक है 2B, फिर से बी, और फिर 0। इन पैरामीटर्स पे, ये जो मैंने पैरामीटर्स लिए, इन पैरामीटर्स पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखो किसका, सबसे पहले फ्लक्स का ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी, और बी से लेके 2B तक कांस्टेंट रहा। देख ध्यान दियो, 0 से लेके बी तक तो इंक्रीज करा, लेकिन बी से लेके 2B तक क्या हुआ, इंक्रीज करा, नहीं भैया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। और 2B से वापस बी तक, कांस्टेंट है भैया। शाबाश, 2B से वापस बी तक भी कांस्टेंट है, और बी से फाइनल पॉइंट तक ये 0 हो गया, डिक्रीज कर गया फिर से। बी से जब ये वापस नीचे उतरा ना, देखो 0 से बी, बी से 2B, 2B से बी, और बी से जब वापस नीचे उतरा तो ये 0 कर गया, ठीक है। लेकिन भैया फ्लक्स समझ फ्लक्स में तो आया? बढ़ा ना। ना 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 ना, जब वापस जा रहा है तो बेटा कैसा फ्लक्स बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड तो भैया, एरिया, एरिया डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ओके भैया। मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला एरिया डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है आपकी, ईएमएफ।
दूसरी चीज क्या है आपकी ईएमएफ। अब मेरे को एक चीज बता, अगर तेरा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज का मतलब चेंज होता है, हाँ जी भैया। हाँ, लेकिन वो प्रोड्यूस तो होगा लेकिन नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। अगर ये जीरो है ना तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो पूछ सकता है क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स होता है, इंड्यूस फ्लक्स जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है लेंस लॉ के साथ। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो कैसा बनेगा, पहले नेगेटिव और जब ये कांस्टेंट हो गया, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ क्या हो गया? जीरो। ईएमएफ क्या हो गया? बोल बेटा। ये पहले नेगेटिवली बढ़ रहा था ईएमएफ। नेगेटिवली कांस्टेंट था ईएमएफ। अगर फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स इंक्रीज करता है तो ईएमएफ डेवलप होता है, ईएमएफ चेंज नहीं होता। डी फाई बाई डी टी करके जो चीज आएगी वो कांस्टेंट होगी। अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, और जब ये डिक्रीज करेगा तो इसका फ्लक्स आएगा ये पॉजिटिव। यहां पे जो ईएमएफ है वो है चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा और ये होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा यानी कि कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और पॉजिटिव होगा। राहुल कोई डाउट है नो तो भैया बता। आगे समझ। जी भैया। पक्का? किसी और का? तुषार? भैया हाँ बेटा बोलो। जीरो वाला बता देना एक बार। भैया वहाँ बेटा आपने जीरो ईएमएफ वाला में माइनस का साइन नहीं लगाया। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे लगा रखा है, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। भैया ऊपर भी ऊपर लगा रखा ऊपर है। नहीं लगाया भैया। ये तो रहा बेटा माइनस का साइन, ये रहा, ये रहा। भैया यहाँ नहीं, लेफ्ट और कहाँ साइड। लगाऊं? बेटा ये देख, इसको ये लिख सकता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ लिख ले, ये ले, और फिर इसको बोल दे यहाँ पे माइनस का E और ऊपर प्लस का E। अब ठीक है? भैया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर ही। हाँ भैया वहाँ। अब ठीक है, चलो उसको मारो गोली। अब देखो ये बात समझ आ गई तेरे को, E इक्वल्स टू बी एल वी या E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। अब देखो, अगर E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी या बी एल वी है तो करंट क्या होगा? इंड्यूस करंट। करंट क्या होता है? ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो यूं कह सकता है बी एल वी अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा? हाँ जी भैया। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट आएगा इंड्यूस करंट वो भी सेम ही ग्राफ बनेगा, आई और माइनस आई में, लेकिन बस वो होगा बी एल वी बाय आर होगा, वो रेजिस्टेंस और आ जाएगा उसमें, आ जाएगा। ग्राफ देखो, नेगेटिव जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, जब फ्लक्स कांस्टेंट था तो जीरो, कोई इंड्यूस करंट पैदा नहीं हुआ। जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था तो पॉजिटिव। कोई दिक्कत? सेम ग्राफ है। बोल बेटा। नो भैया मतलब कोई भैया आपने सिर्फ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया ना इंड्यूस करंट के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेजिस्टेंस से डिवाइड किया। अब एक चीज और देखो, फोर्स। ये चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने, फोर्स होता है बिल, पढ़ा था। हाँ जी। अब अगर मैं आई की अभी जो वैल्यू निकाली थी बी एल बी बाय आर रेजिस्टेंस पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी आर, फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर हो जाएगा बेटा। ये थीटा। थीटा तो बता दिया ना, 90 डिग्री है इसमें, पूरे केस में शुरू से नहीं लिया मैंने थीटा, वो जीरो कर दिया था वहां पे। तो यहाँ से फोर्स क्या आएगा बेटा आपका? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। लेकिन अभी तक मेरे ग्राफ के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। फिर वही ग्राफ, माइनस, फिर नो चेंज, फिर प्लस। क्यों?
क्योंकि फोर्स आपकी डिपेंड करती है करंट पे, बिल के हिसाब से फोर्स आपकी डिपेंड करती है करंट पे। तो जैसा करंट का ग्राफ होगा वैसा ही फोर्स का ग्राफ होगा। कोई दिक्कत? नो भैया। अच्छा, अब एक चीज होती है पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को लिख जी। सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बोलो। हाँ जी भैया। अच्छा, तो इसको लिख सकते हो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। लिख सकते हो? हाँ जी भैया। लिख सकते हो? हाँ जी भैया। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए बेटा। पावर इज इक्वल्स टू फोर्स क्या था? बी एल बी डी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर मल्टीप्लाई में वी। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। हाँ जी भैया। आई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। 10th में एक्सप्रेशन था, याद करो। करंट का हाँ स्क्वायर जी। डिवाइडेड बाय आर। याद हाँ आया? जी भैया था। हाँ भैया, सेकंड चैप्टर में एक भी था है। P इक्वल्स टू वी आई, फिर होता है P इक्वल्स टू V की जगह अगर आई आर रख दो तो आई स्क्वायर आर, और फिर होता है आई स्क्वायर बाय आर। ये था ना एक्सप्रेशन 10th क्लास में? हाँ जी भैया था। बस ये वही एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं तो करंट का तो करंट नहीं, ईएमएफ है बीएलबी में। ये भी ईएमएफ बेटा, ईएमएफ का तो स्क्वायर हो गया। और अगर ईएमएफ का स्क्वायर हो गया तो अब नेगेटिव थोड़ी आएगा कोई भी चीज। ये तो जानता है बेटा, ग्राफ हो या कोई और वैल्यू हो, अगर किसी चीज का मैं स्क्वायर कर देता हूँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, तो उसमें आंसर जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी भैया हो जाएगा। समझ गया क्या कह रहा हूँ मैं? जो नेगेटिव का स्क्वायर है ना तेरा, वो हट जाएगा यहाँ से। तो अगर ये 0 है तो ग्राफ ये बनेगा। पहले चेंज में पॉजिटिव आया, जब चेंज आना बंद हो गया तो 0 हो गया, ये और फिर जब पैराबोला आया टाइप तो के बनेगा। पॉजिटिव आया। ना 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 ना, ये सीधी लाइन ही बनेगी हमेशा। मैंने तेरे को बताया है, अगर फ्लक्स इंक्रीज करता है तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर ईएमएफ कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो पावर कांस्टेंट है। बस यहाँ पे ये हुआ स्क्वायर होने की वजह से जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो गई। समझ आया? हाँ जी भैया आ गया। ये एक्सप्रेशन समझ आए? हाँ जी भैया। चलो देखो, हम जानते हैं ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, यानी कि चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है आपका ईएमएफ। एक बात, और नेगेटिव साइन का मतलब अगर फ्लक्स इंक्रीज करा तो ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव साइन के साथ। ईएमएफ डेवलप होगा नेगेटिव साइन के साथ, और अगर फ्लक्स डिक्रीज करा तो ईएमएफ डेवलप होगा पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। पहले ये 3 बातें समझो। ये तीनों की तीनों बातें ईएमएफ को समझा रही है, ईएमएफ और फ्लक्स के रिलेशन को समझा रही है। दूसरा केस आया करंट का। करंट हम जानते हैं ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तीसरा केस आया फोर्स का। फोर्स हम जानते हैं वो होता है बिल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ। अगर आप करंट की जगह पर ई बाय आर रखते हो, ठीक है, करंट की जगह पर ई बाय आर रखते हो, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाता है फोर्स का बी ई एल बाय आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर की। पावर का रिलेशन जो होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। अच्छा, ईएमएफ का एक रिलेशन और है, बीएलबी। इस एक्सप्रेशन का अगर हम इस्तेमाल करें तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा वी बाय आर,
और बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वी से, तो हमारा एक्सप्रेशन आता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, रेजिस्टेंस के लिए आर। तो आप कह सकते हो पी आता है ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर ईएमएफ आपका पॉजिटिव है तो भी पावर पॉजिटिव आएगा, ईएमएफ नेगेटिव है तो भी आपका पावर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ तो पावर डेवलप नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा था सौरभ ने। सौरभ अब ध्यान दे, अगर फ्लक्स इंक्रीज करा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। दूसरा, करंट प्रोड्यूस होगा नेगेटिव साइन के साथ, फोर्स प्रोड्यूस होगी नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन पावर जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा क्योंकि ईएमएफ का स्क्वायर हो गया। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहा तो करंट, ईएमएफ, फोर्स और पावर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव साइन के साथ, करंट भी इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव साइन के साथ। सेम फॉर फोर्स, और पावर हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। ठीक है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा पावर का ग्राफ, क्योंकि उस पर स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एडी करंट की। एडी करंट वो करंट है जो इंड्यूस करंट डेवलप होता है किसी बल्कि मेटेलिक कंडक्टर में। एक तो है आपकी मेटेलिक वायर, इसके अंदर इंड्यूस करंट डेवलप हुआ। उसी तरीके से अगर किसी मेटेलिक शीट के अंदर या किसी बल्कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट इंड्यूस हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लो ये शीट है, ठीक है, इस शीट के अंदर, इस शीट को मैंने मैग्नेटिक, रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बाहर से मैंने कनेक्ट कर रखा है ऑल्टरनेटिवली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में से। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो बार बार चेंज होती रहेगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप करेगी। ये इंड्यूस करंट कोसेंट्रिक होगा। ये जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा ये कोसेंट्रिक होगा, और ये चेंज को लेंज लॉ के हिसाब से बाहर के चेंज को अपोज किया करेगा। जैसे मान लो मैंने एक फिर से एक बल्कि कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को मैंने एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा। अब आप कहोगे भैया परमानेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई इंड्यूस करंट पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, इस कॉइल को घुमाना चालू कर दिया। तो इस कॉइल का जो एंड ए बी था वो थोड़ी देर के लिए नॉर्थ की तरफ आता था और थोड़ी देर के लिए साउथ की तरफ आता था। अगर इसको मैं रोटेट कराता हूँ, घुमाता हूँ, तो ए बी थोड़ी देर के लिए नॉर्थ की तरफ आता है और थोड़ी देर के लिए साउथ की तरफ आता है। तो इसका मतलब ए बी साइड की और सी डी साइड की पोलैरिटी चेंज हो रही है। अगर इसकी पोलैरिटी चेंज करता हूँ तो इसके अंदर एक सेल्फ एग्जिस्टिंग करंट डेवलप हो जाएगा, और ये कोसेंट्रिक है। अच्छा, ये करेगा क्या? ये इसके मोशन को रोकेगा, इस कॉइल को घूमने नहीं देगा, इस कॉइल को घूमने से रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कॉइल घूम कहाँ रही है? एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन खुद घूम रही है, इसलिए इसकी साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। उस चेंज को रोकने के लिए इस कॉइल को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये कहलाएगा, और ये किस लॉ के हिसाब से रोकने की कोशिश करेगा? लेंज लॉ के हिसाब से। और ये कहलाएगा इसका लेंज इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट। आगे
तो इसका मतलब कोई भी अगर बल्कि कंडक्टिंग कॉइल हो या मटेरियल हो, तो उसके अंदर जो कोसेंट्रिक करंट डेवलप होता है, उसके अंदर जो कोसेंट्रिक करंट डेवलप होता है वो होता है इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। अगर किसी वायर में होता है करंट तो नॉर्मल इंड्यूस करंट, लेकिन ये किसी बल्कि सब्सटेंस में है और इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये उस वो जो भी आपका कंडक्टर है उसको रोकने की कोशिश करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एडी करंट। आगे देखते हैं एडी करंट के बारे में। ये एक बार रिपीट करना जरा। सुनो, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ता है, ठीक है, या अप्लाइड करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। इनमें से कुछ भी चेंज करूंगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वैसे ही एडी करंट के लिए, एडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए या डेवलप करने के लिए मुझे किसी बल्क ऑफ कोर ऑफ कंडक्टर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना होता है। अगर मान लो वो कंडक्टर है एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कुछ और नहीं चेंज कर सकता, तो मैं इस कंडक्टर की डायरेक्शन ही चेंज करना चालू कर देता हूँ, इस कंडक्टर को मूविंग बना देता हूँ। समझ आया? बोलो। अब फिर से देखो, ये अगर एक कंडक्टिंग कॉइल है, एक मिनट रुको। अच्छा, अब एक बात और समझो, मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर बीच में रखा है ना, इसको मैं घुमाता हूं और इसके अंदर इंड्यूस करंट डेवलप होता है। लेकिन इंड्यूस करंट को डेवलप होने के, जैसे ये इसका सेंटर है, ये हो रहा करंट डेवलप, अगर मैं इसकी सरफेस बड़ी कर दूं तो इंड्यूस करंट को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगेगा। बात को समझो। तो मैंने क्या किया, जो ये आपका कंडक्टर था इसे स्लॉटेड बना दिया। कैसे स्लॉटेड, ये देखो, अब ये कंडक्टर कुछ ऐसा है, देखो। अब क्या होगा, अगर मैं इसको फिर से रखता हूं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो करंट कुछ ऐसे डेवलप होगा और लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर इसकी लेंथ बढ़ गई तो करंट को डेवलप होने में टाइम लगेगा। देखो, अब बात को समझो, लेंथ अगर बढ़ गई, लेंथ अगर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट जो डेवलप होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, चाहे वो इंड्यूस करंट हो चाहे वो एडी करंट हो, ठीक है। हाँ बेटा, क्या बोला था मैंने आपको?
कि लेंथ अगर इंक्रीज कर गई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज कर जाएगी। इनवर्स वाला डायरेक्शन वाला केस पता नहीं क्यों बता रहा हूँ मैं। इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, जितना पहले डेवलप हो रहा था उससे कम डेवलप होगा, बस और कुछ नहीं, और उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसे बोलते हैं हम स्लॉटेड कंडक्टर, गड्ढों वाला कंडक्टर जिसमें स्लॉट्स हैं। अब अगर मुझे इस कंडक्टर के स्लॉट भरने हो, अगर मैं एक एक करके कंडक्टर के स्लॉट भर दूं, तो स्लॉट भरने से क्या होगा, फिर टाइम कम लगेगा। तो मैं एक ऐसा कंडक्टर बना सकता हूं जिसके अंदर एडी मेरी मर्जी से प्रोड्यूस हो, एडी करंट। ठीक है, जैसे मान लो अभी कैसे पैदा हो रहा है, ऐसे टाइम लगा रहा है। और अगर मैं इसका एक स्लॉट भर दूं तो ये ऐसे पैदा होगा, थोड़ा जल्दी। मैं इसके 2 स्लॉट भर दूं तो और जल्दी, 3 स्लॉट भर दूं तो और जल्दी। तो यहाँ पे सब कुछ स्लॉट पे डिपेंड करता है, जितने स्लॉट ज्यादा होंगे, जितना स्लॉटेड होगा उतना टाइम ज्यादा, एडी करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर सर स्लॉट कम अगर करता चला जाऊंगा, हाँ बोलो। सर अगर नंबर ऑफ स्लॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो एडी करंट कम होता चला जाएगा, खत्म बात। ठीक है, ठीक है सर। सर सर हाँ जी बोलो। परमानेंट मैग्नेट की जगह कोई और मैग्नेट रख दे तो, जैसे वेरिएबल मैग्नेट। तो और अच्छी बात है, वेरिएबल मैग्नेट में तो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वेरिएबल मैग्नेट में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, परमानेंट मैग्नेट में इसको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो वेरिएबल मैग्नेट है, जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर लिया, फिर से ठीक है, एक शीट ले ली कंडक्टिंग शीट, और उस कंडक्टिंग शीट को कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक कोसेंट्रिक करंट पैदा कर देगा। तो मुझे शीट को घुमाना ही नहीं पड़ेगा, शीट में वैसे ही करंट पैदा हो जाएगा, एडी करंट। किसने पूछा था? हाँ जी सर। अल्टीमेटली एक ही चीज है कि एडी करंट एक इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट एडी करंट एक ऐसा इंड्यूस करंट है जो एक बड़े मटेरियल में या बल्कि कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? अब कोई पूछे एडी करंट का फॉर्मूला क्या है, वही जो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू EMF बाय R। EMF क्या था? BLV ले सकते हो आप अगर मूविंग है तो। ठीक है, और वैसे d∅dt भी ले सकते हो उसको, कोई दिक्कत? भैया स्लॉटेड जो कंडक्टर है हाँ भैया, इसमें जब काम हमारा धीरे चल रहा है, करंट धीरे चल रहा है पहले वाले से भी, तो भैया इसको हम भर बेटा, क्यों रहे हैं? एडी करंट जो होता है, ये जो प्रोड्यूस होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जितने भी तुम्हारे इसके एग्जांपल सुनो ना, जैसे मान लो तुम्हारा पंखा है, ये गर्म हो गया, किस वजह से गर्म हुआ? एडी करंट की वजह से। स्विचेस जो गर्म हो जाते हैं क्यों क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि एडी करंट होता है। तो जितना भी नुकसान होता है, वेयर एंड टेयर होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, वो एडी करंट की वजह से होता है। तो एडी करंट तो हमें कम ही करना है। लेकिन एडी करंट ये समझ लो तुम्हारा फ्रिक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, करंट मोशन होता है तो उसके हाँ जी अंदर भैया। एडी करंट फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन के बिना काम भी नहीं चलता, तुम जानते हो, मैंने बताया था फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो उसके कुछ एप्लीकेशंस भी होती है, ऐसी एडी करंट की भी कुछ एप्लीकेशंस है। एडी करंट नुकसान पहुंचाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, एडी करंट जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अब तू कहे कि भैया मैंने यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस कर लिया है, तुम जानते हो अगर मैं कहीं किसी जगह पर करंट प्रोड्यूस कर दूं तो वो आगे जाके हीट डेवलप कर सकता है। लेकिन वो रेसिस्टेंस की वजह से करता है ना। किसी भी वजह से करता हूँ, हीट पैदा करेगा, बोलो। हाँ जी, हाँ जी भैया। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक प्लेट लगा दी सिरामिक, जिससे इस करंट को, ये करंट हम तक ना पहुंच जाए, और उसके बाद मैं इसके ऊपर अगर कोई कंटेनर रखूं तो एडी करंट तो है ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट सिरामिक से रुकेगा तो है नहीं, तो ये उस कंडक्टर को गर्म कर देगा जो भी ऊपर रखूंगा, और वो कंडक्टर गर्म हुआ तो उसके अंदर का सामान भी गर्म होने लगेगा। ये तो इंडक्शन कुकर बन गया तेरा। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना बिना छुए, एडी करंट बिना छुए काम करता है, तो ये क्या बन गया तेरा? इंडक्शन कुकर। सही बात है गलत बात है? सही बात है ये। बात समझ आई? हाँ जी भैया। इंडक्शन कुकर एक ऐसा कुकर है जो एडी करंट की मदद लेता है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन देख रहा हूँ ना, जरा ध्यान दे, ये एनसीईआरटी की है, देखो क्या लिखा मैंने। भैया हाँ जी, भैया वो जो स्लॉट्स बनाए थे उनको भरा किस चीज से था?
वो फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। जैसे मान ले तूने ऐसा सिस्टम बना लिया कि ये, जैसे तुम्हारे क्लच ब्रेक वगैरह नहीं होते, उस तरीके की सिस्टम बनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है जो क्लच होते हैं वो भी प्लेट जुड़ती हैं, उसी तरीके से तूने ये स्लॉट बना लिया। अब इसके अंदर तू इसी तरीके का एक मटेरियल देता है, गियर टाइप का काम हो गया। जैसे गियर डालता गया तो ये जो इलेक्ट्रिक चीजें तेज होती चली गई क्योंकि इसका करंट बढ़ता चला गया। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। और जो तुम्हारे वो होते हैं ना स्कूटी या बाइक के गियर होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। या क्लच, क्लच सुना होगा, क्लच की प्लेटें होती हैं। वो क्लच की प्लेटें क्या होती है, कंबाइंड होती हैं। ये 2 कंबाइंड हो गई, 3 कंबाइंड हो गई, 4 कंबाइंड हो गई, भारी होती चली जाती है। ये पता ही होगा तुम्हें। वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है। मैग्नेटिक ब्रेक पे काम करें। देखो, एडी करंट की कुछ एडवांटेजेस है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। ट्रेन के अंदर हम मैग्नेटिक ब्रेक कैसे लगाएंगे। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर situated above the rail in some electrical power trains. When the electromagnetic are activated, the eddy current induced in the rail oppose the motion of train. हुआ क्या, ये आपके ट्रैक है। अब इस ट्रैक के ऊपर ये रेल दौड़ रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। एडी करंट प्रोड्यूस करने से क्या करूंगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक इफेक्ट के जनरेट होने से क्या होगा, उस मैग्नेटिक इफेक्ट के जनरेट होने से क्या होगा, ये मैग्नेट जो मान लो इसको आप परमानेंट मैग्नेट मान रहे हो, ये परमानेंट मैग्नेट इन टायर्स के साथ, अगर मान लो अभी परमानेंट मैग्नेट है, ये साउथ का पोल है इनका और इसका नॉर्थ का पोल बन गया, तो ये अट्रैक्ट होंगी। और अट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, जिस तरीके से मूव कर रही होंगी, जो भी इनकी स्पीड होगी, वो धीरे धीरे करके स्लो होने लगेगी। जितनी ताकतवर नॉर्थ बनाऊंगा मैं ऊपर, उतना जल्दी स्टॉप हो जाएगी ट्रेन। बोलो। इसको साउथ भी बोलो। बना सकते हैं, साउथ भी बना सकते हैं भैया, हाँ जी, क्या बन साउथ भी सकते बना हैं। सकते हैं, साउथ। हाँ, दोनों बना सकते हो, मैग्नेटिक पोल दोनों बना सकते हो उसके ऊपर। आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना ऊपर वाली तो। ठीक है। दूसरी बात, अब मानो ये आपका ना, ये एक पहिया है, आपकी बाइक है या स्कूटी है, उसका पहिया है ये, उसमें बीच में ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम। वहां पर आपने एक इस तरीके से एक सर्कुलर सिलेंडर लगा दिया। उस सिलेंडर, वो सिलेंडर पहिए के साथ साथ घूम रहा है और यहाँ पर लगा हुआ है मैग्नेट साउथ नॉर्थ। ठीक है। अब जैसे ही आप ऊपर से करंट देते हैं इसको, तो ये मैग्नेट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, जो है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर आपने ऊपर से ब्रेक दबाया, वायर दबाई ब्रेक की, और यहाँ पर एक करंट गया, उस करंट ने क्या किया, इसे मैग्नेट बना दिया साउथ और नॉर्थ। बीच में क्या है, मेटल का कंडक्टर। मेटल का कंडक्टर जो है साउथ और नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा और पहिया जो घूम रहा है वो रुक जाएगा। समझ आया। ये एक व्हील है, उस व्हील के साथ एक बीच में सिलेंडर जुड़ा हुआ है। उस सिलेंडर के दोनों तरफ पोल्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेंगे। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैंने अपने हाथ में जो लीवर होता है उससे जोड़ रखा है। जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा, यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ या नॉर्थ डेवलप हो जाएगा और वो इस सिलेंडर को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। और अगर ये सिलेंडर अट्रैक्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद सिलेंडर रुकेगा, सिलेंडर के साथ साथ पहिया भी रुक जाएगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स। ठीक है। बोलो। ठीक है। फिर बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। एक चीज होती है गैल्वेनोमीटर। वेयर एंड टियर नहीं होता। ध्यान दो बेटा, ये हैं वेव्स। ये वेव है कॉन्टिन्यूस वेव। अगर ये वेव डैम्प इस तरीके से अपना मैग्नीट्यूड कम करने लगे तो डैम्प हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं डैम्पिंग ऑफ वेव। अगर आप वेव को डैम्प करना चाहते हो, उसका मैग्नीट्यूड कम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इसका एडी करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दो, हमने एक गैल्वेनोमीटर बनाया, उस गैल्वेनोमीटर को
ये रही गैल्वेनोमीटर की विंडो की रीडिंग ली। आपने कहा भैया इसकी रीडिंग आती है ये, इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो ये रीडिंग तो कभी देगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूं जब ये इधर जाए तो कोई इसको इस तरफ रोके, और जब ये उधर जा रहा हूं तो कोई इसको इस तरफ रोके, यानी कि इसके मोशन को अपोज करे। जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का जो ऑसिलेट कर रहा है उसके ऑसिलेशन को रोके, और रोकने का काम कौन करेगा? लेंज लॉ। और लेंज लॉ के लिए मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा? इंड्यूस करंट का। और इंड्यूस करंट अगर किसी बल्कि मटेरियल में प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो क्या होता है? एडी करंट। तो मैंने क्या किया, मैंने जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें जो कॉइल को रैप किया था वो करा था मैंने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, ठीक है। अब जब ये कॉइल इस तरफ मूव करेगी या इस तरफ मूव करेगी तो दोनों तरफ के मोशन में एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस पॉइंटर को, अगर पॉइंटर इधर जा रहा है तो वो उसको इधर भेजेगा, और अगर पॉइंटर इधर जा रहा है पहले से तो वो उसको उधर भेजेगा, यानी कि लेंज लॉ के हिसाब से उसके मोशन को अपोज करेगा। उससे क्या होगा, जो इस तरीके से ऑसिलेट करना था गैल्वेनोमीटर को वो इस तरीके से ऑसिलेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो इधर जा रहा होगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर एक रीडिंग दे देगा। वो जो रीडिंग दे देगा वो होगी डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन डैम्प कर जाएगा। अगर बार बार ऑसिलेट करता रहेगा तो रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है।